वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के फील्ड मार्शल के ओहदे की तरक्की के हवाले से, इस अनाउंसमेंट के हवाले से और इस अनाउंसमेंट के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के हवाले से। अब जिस तरह से हमने जंग की सूरत हाल में देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंटरनेशनल मीडिया पर और सिफारतकारी के थ्रू पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को, कितने भी टीवी चैनल्स हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, उनको इंगेज किया, उनसे बात की, पाकिस्तान का नैरेटिव पहुंचाया और दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान की बात दुरुस्त है और भारत जो भी कह रहे हैं उसके कोई प्रूफ्स नहीं है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए माहिर आलमी अमूर प्रोफेसर डॉक्टर खालिदा गौस साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। उनको वेलकम भी करते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं इसी मौजू के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का। हमने एक बड़ा क्रूशल टाइम अभी पिछले दिनों गुजारा है। इस दौरान बड़ा अहम था कि हम पाकिस्तान का वर्जन, पॉइंट ऑफ व्यू, नैरेटिव बहुत अच्छे तरीके से आलमी मीडिया तक, आलमी दुनिया तक पहुंचाएं कि देखें हम अमन पसंद मुल्क हैं, अमन चाहते हैं और भारत एक फॉल फ्लैग ऑपरेशन के जरिए हमारे ऊपर एक जंग मुसल्लत कर रहा है जो हम नहीं चाहते कि उस जंग में उतरें, लेकिन हम उतरे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें उसमें कामयाबी दी। किस तरह से देख रहे हैं डॉक्टर साहब आप पूरे अब माहौल को, क्योंकि भारत की तरफ से सीज फायर के बाद भी ऐसी बहुत सी कार्रवाइयां आज भी जारी हैं और शायद अभी उसे अकल नहीं आई, उसे होश नहीं आई, गो कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी इंटरवीन किया और कहा कि आप दोनों बैठें, आपस में बात करें और इस मसले को हल करें, चाहे वो कश्मीर का मैटर क्यों ना हो। देखिए, बात खाली ये मई में जो शुरू हुए वाकयात और जो जंगी माहौल बनाया और सारी की सारी डेवलपमेंट हुई है, ये तो अपनी जगह पे है, मगर भारत जो है पाकिस्तान के हवाले से जी मुस्तकिल बुनियादों पे झूठ बोलता रहा है पिछले कई दिहाइयों से। और जो उसके अंदरूनी मामलात हैं जितने भी हैं और टेररिज्म का बहाना करते हुए वो अपने मामलात का किसी न किसी नौयत से जो इल्जाम तराशी करता रहा है वो पाकिस्तान के ऊपर करता रहा है। तो ये जो दहशत गर्दी है इसका बहाना बना के वो टेंशन इस खित्ते के अंदर और बिलखुसूस ये जो सब कॉन्टिनेंट का अमन है उसे खराब करता रहा है और बिलउमूम ये साउथ एशिया को होस्टेज रखा है इसने, भारत ने टेररिज्म के ऊपर। बिल्कुल। और यही खाली चीज नहीं है, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर लॉबिंग के लिए ये हजारों डॉलर खर्चे करते हैं अपनी झूठे बयानियों को पॉपुलराइज करने के लिए। तो इट वाज हाई टाइम कि पाकिस्तान बिल्कुल डिप्लोमेटिकली अपने बयानी को इंटरनेशनल फोरम पे भी पेश करता था, दूसरे नौयत से भी अपने करता था, बट इट इज हाई टाइम कि इस झूठ को, ये जो अपने अंदरूनी मामलात को एक्सटर्नलाइज करता है भारत, उसको एक फुल स्टॉप लगाया जाए। और अब मेरा ख्याल पाकिस्तान खाली उसने अस्करी तौर पे एक कामयाबी नहीं मगर डिप्लोमेटिकली भी पाकिस्तान ने एक अच्छी कामयाबी हासिल की है और इसको रोकना नहीं चाहिए क्योंकि भारत वो मुल्क है जो रुकेगा नहीं, रुकता वो मुल्क है जो अपने अंदर नफरतें नहीं पाले। लेकिन जंग भी जो होती है ना वो जब खत्म होती है, ये सीज फायर होता है, तो इट हैज टू बी फॉलोड बाय पीस और एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है। मगर अभी भी हिंदुस्तान के अंदर जो हम देख रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उन नफरतों को पाला जाए और पनपाया जाए और उसकी बेसिक फिलॉसफी ही वही है। मैं अभी इसके अंदर नहीं जाऊंगी क्योंकि आपके सवाल पे अपने आप को महदूद रखना चाहती हूँ। तो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि पाकिस्तान खाली अपना नैरेटिव ही नहीं मगर पाकिस्तान ये जो डिप्लोमेटिक एफर्ट है इसमें ये भी पता है कि भारत का नैरेटिव और भारत की फिलॉसफी क्या है कि वो खाली पाकिस्तान के साथ अमन को खराब नहीं करेगा मगर पूरा खित्ता साउथ एशिया और वो ग्लोबल पीस के लिए थ्रेट है। क्योंकि हिंदुत्व फिलॉसफी जो है वो एक्सट्रीमिज्म को ब्रीड करती है, वो इंटॉलरेंस को ब्रीड करती है, पनपाती है। और तो अब तो डॉक्टर साहबा ये चीज पूरी दुनिया ने विटनेस कर ली है। आज आप और हम बात कर रहे हैं लेकिन इसके अलावा ये इंटरनेशनली ये बात विटनेस कर ली है, रजिस्टर्ड हो गई है। अब सवाल ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक टीम तश्कील दी है जो जाकर बात करेगी, भारत की जानिब से भी टीम तश्कील दी गई है, तो आप समझते हैं इस टीम के अंदर बहुत से एक्सपर्ट्स हैं जैसा कि
वज़ीर ख़ारिजा मौजूद है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब है, एक्स फॉरेन मिनिस्टर हैं, हिना रबानी खर साहिबा हैं, इसके अलावा भी बहुत एक्सपर्ट लोग हैं। अब जाकर वो कौन सा नुक्ता वहाँ पर रखें, दुनिया के साथ बात कैसे करें। आपने जिस तरह से बात की कि भारत की फिलॉसफी ये है जो दुनिया पर आया हो चुकी है, पाकिस्तान को इंटरनेशनली किस तरह से अपना मुकदमा लड़ना चाहिए, कौन सी बात को हमें टॉप ऑफ द लाइन रखना चाहिए, जो हम चाहते हैं कि दुनिया देख ले कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं है, ना वो दहशतगर्दी चाहता है, हम तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और उसमें अपनी कुर्बानियां भी दे रहे हैं, हमारी शोहदा हैं, फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं। देखिए, कोई एक बात तो है नहीं अच्छा। कि इसको आगे रखते हैं। ये दहशतगर्दी को आमतौर पे इस्तेमाल करता है जो हिंदुस्तान है। 9/11 के बाद से यहाँ पे बहुत स्टडीज हुई हैं, सोशो इकोनॉमिकली भी हुआ है, सोशो पॉलिटिकल एंगल्स एस्पेक्ट से भी हुई है, और बहुत डेटा और स्टेटिस्टिक्स अवेलेबल हैं। तो उसे इस्तेमाल करते हुए देखिए, दुनिया जो पहचानती है वो डेटा को और स्टेटिस्टिक्स को रिकग्नाइज करती है। तो जहाँ पे नैरेटिव्स के ऊपर बात हो वहाँ डेटा और स्टेटिस्टिक्स जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, और बहुत प्रोड्यूस हुआ है। तो उसको टेररिज्म इज वन थिंग जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि 9/11 के बाद से पाकिस्तान ने सोशो इकोनॉमिकली, सोशो पॉलिटिकली और इंफ्रास्ट्रक्चर उसका डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, पाकिस्तान का दहशतगर्दी से हमने डायरेक्ट कॉस्ट भी भुगता है और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी भुगता है। तो वो दोनों हवाले से उनको उजागर करना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि इस पे भी बहुत चीज अवेलेबल है कि भारत कंसिस्टेंटली अपने हर अंदरूनी मामले के ऊपर किस तरह से हर दफा पाकिस्तान की तरफ उंगली पॉइंट करता है, और हर मर्तबा वो गलत प्रूव होता है। हर मर्तबा गलत प्रूव होता है, खाली पाकिस्तान नहीं प्रूव करता है, बल्कि आप देखेंगे कि कुछ सालों के बाद वो ट्रेन का वाकया हुआ था, दूसरे हुए थे, अंदर से, भारत के अंदर से ही आवाजें निकल के आ जाती हैं। और तीसरी बात ये है कि का मामला, हमारा कश्मीर का मामला जो है वो ऐसा अनरिजॉल्व मामला रहा है कि जिसका बहाना इस्तेमाल करते हुए भारत हमको मुलव्वस करता है। तो आई थिंक वो ये जो अनफिनिश्ड एजेंडा रहा है एक, और अब तक दुनिया ने इसे हल नहीं करा है, तो इसको हम पीछे नहीं छोड़ सकते। दो वजूहात की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान का ये अनफिनिश्ड मामला है। दूसरी बात ये है कि ये कश्मीरियों के ऊपर वो मुस्तकिल एक वायलेशन, एक जो जबर कर रहा है, जुल्म कर रहा है, उनके इंसानी हुकूक, उनके ऊपर वायलेंस, उनके ऊपर फौज को लागू करना, ये दुनिया को बताना चाहिए। दुनिया कहती है कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। ये मज़ाक खेज बात है। अगर कोई जमहूरियत को सिर्फ इलेक्शन से इक्वेट करता है, वो सबसे बड़ा अहमक इंसान है, क्योंकि भारत के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज अब बाकी नहीं रही हैं। ये पुराना भारत नहीं है। वहाँ पे ना डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, ना डेमोक्रेटिक एथिक्स है। वहाँ पे सिर्फ कोअर्जन है, वहाँ पे डेप्रिवेशन ऑफ बेसिक राइट्स है, वहाँ पे इंडोक्ट्रिनेशन इतनी हो गई है कि जितनी भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं वो सारी की सारी फियर में रहती हैं, और वो सारी की सारी मार्जिनलाइज्ड इतनी हो गई हैं कि वहाँ पे बहुत इंटेंस पॉवर्टी है। और खाली माइनॉरिटी क्या, वहाँ की जो लिबरल कम्युनिटी भी है वो मारे दहशत के बोल नहीं पाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से वो सेक्युलर स्टेट होने की बात करता है वो हम कहीं देख नहीं रहे। जिस तरह से आपने अभी मकबूजा कश्मीर का जिक्र भी किया, वहां पर कितने लंबे अरसे से वो दहशतगर्दी कर रहा है, किस मुंह से वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां दूसरे मुल्कों में कर रहा है। वो खुद मकबूजा कश्मीर के अंदर किस तरह से इंसानी कत्लेआम हो रहे हैं वहां पर हम देख रहे हैं। खाली कानून वो नहीं है, उसने कानून साजी ऐसी कर दी है, बिल्कुल, आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A, कि वो तो देखिए ना, जो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर कमिटमेंट्स हैं उसकी, वो वायलेट कर रहा है। और फिर उसके बाद उसको इस्तेमाल करते हुए वहां पे डेमोग्राफिक चेंज ला रहा है। फिर उसने जो अंदरूनी हिंदुस्तान के अंदर कानून साजी ऐसी है कि वो माइनॉरिटीज को बिल्कुल स्ट्रैंगुलेट कर रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा, और इतनी इसकी पूरी
कम से कम आधा दर्जन तो उसने 378 के बाद ऐसी कानून साजी कर ली है कि जिसकी वजह से माइनॉरिटीज जो हैं वो बिल्कुल अपने आप को स्क्वीज्ड महसूस करते हैं, वहां पे स्ट्रैंगुलेट महसूस करते हैं। तो फिर उसने इतना जनरेट कर दिया है। तो देखिए ये सारी चीजें ऐसी हैं। और मेरा ख्याल बिलावल भुट्टो साहब की जब सरबराही में गया है, आई हर्ड हिम लिस्टिंग, I have listened to him so many times. वो इतनी सैनिटी और इतनी इफेक्टिवली इतना आर्टिकुलेट होके वो बात करते हैं कि वो आई थिंक पहले वजीर फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं, बट ही इज अ वेरी आर्टिकुलेट पर्सन। और उन्हें पता है कि किस तरह से, और हिना रब्बानी घर भी बहुत कामयाब रही है अपने दौर में। बिल्कुल। और जब हमसे क्वेश्चन किया जाएगा डॉक्टर खालिदा साहिबा कि दहशतगर्दी के हवाले से जब हम पर इल्जामात लगाए जाते हैं तो हम वहां पर क्या अपना जवाब दे सकते हैं? क्योंकि ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अगर हम पहलगाम की बात करते हैं, पुलवामा की बात करते हैं, या कल को कोई और चीज हो जाती है, वो चाहता है भारत के पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला ही ना जाए। पाकिस्तान सरतोड़ कोशिशें करता है, नेशनल एक्शन प्लान को देख लें, ग्रे लिस्ट से निकलने की जो हमारी एफर्ट्स हैं उसको देख लें, लेकिन वो दोबारा चाहते हैं कि किसी तरीके से ग्रे लिस्ट पे पाकिस्तान को डाल दे, क्योंकि इकोनॉमिकली भी तो हमें वीक करना चाहता है ना। तो इसमें फिर हम किस तरह दुनिया को बावर करा सकते हैं, अपने पॉइंट को किस तरह से मनवा सकते हैं? देखिए आप ये बात समझ लीजिए शाइस्ता साहिबा जी कि अपोलोजेटिक होना पाकिस्तान को छोड़ना पड़ेगा, ठीक, और हार्डकोर फैक्ट्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। हिंदुस्तान ने कितनी दफा एविडेंस प्रोड्यूस किया है, कितनी दफा एविडेंस दिया है कि इसमें मुलव्वस रहा है पाकिस्तान। और ये बताइए कि ट्रांसनेशनल टेररिज्म जो है वो खाली क्या इस खित्ते में हो रहा है? क्या हिंदुस्तान हमारे यहाँ मुलव्वस नहीं है? कितने टेररिज्म में हुआ है? क्या ये जुनूनी रवैया ऑफ इनिशिएटिंग अ वॉर पाकिस्तान ने कभी किया है? लिमिटेड और सर्जिकल स्ट्राइक के धमकियां दी हैं पाकिस्तान ने? इस तरह से इंटरस्टेट रिलेशनशिप नहीं कंडक्ट किया जाता है, इस तरह नहीं किया जाता है। तो नंबर एक, पाकिस्तान को अपॉलोजेटिक और अपीज करने की किसी को जरूरत नहीं है। एविडेंस होता है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है अगर ट्रांसनेशनल टेररिज्म होता है, ठीक है। हमारी तरफ भी हम बार बार कहते हैं ना, ये जाफर एक्सप्रेस थी, ये BLA के हैं, ये दूसरे हैं, मगर हमने तो इतना इर्रेशनल बिहेवियर कभी भी नहीं शो किया है, और ना दुनिया के दूसरे ममालिक इस तरह के करती हैं। इसी क्योंकि एविडेंस इज द की टू इट। इंडिया ने कभी भी प्रोड्यूस नहीं किया है। तो इन चीजों को देखिए, देयर हैज टू बी अ प्लेटफॉर्म। ये खित्ता इसलिए बैकवर्ड रह रहा है, अफ्रीका प्रोग्रेस करता है अफ्रीकन यूनियन के उसमें, चाहे MDGs हो या SDGs हो। साउथ एशिया क्यों नहीं करता? बिकॉज ऑफ इंडिया, क्योंकि वो इस खित्ते को जान के पीछे रख रहे हैं और इंडिया को आगे लेके जा रहे हैं। इन्हीं रवैयों की वजह से आप एक फोरम बना लें, क्योंकि ये खित्ते का मसला है, किसी एक का मसला नहीं है, और आप एक प्लेटफॉर्म बनाएं और उसके ऊपर डिस्कस करें ट्रांसनेशनल टेररिज्म जो है। अफगानिस्तान में भी होती है, पाकिस्तान में भी होती है, श्रीलंका ने भी फेस किया है, बांग्लादेश को भी आप अक्यूज करते रहते हैं। आप किस मुल्क को अक्यूज नहीं करते हैं और ब्लेम नहीं करते हैं? तो आई थिंक देयर हैज टू बी अ फोरम। तो आप खाली फिंगर पॉइंटिंग नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक देयर आर वेज ऑफ इट। और याद रखिए आप शायद साहिबा कि देयर आर रेजोल्यूशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कि हाउ टू मूव फॉरवर्ड। पाकिस्तान भी उसका सिग्नेटरी है, हिंदुस्तान भी है। तो एक आपको एक तरीका होता है, आप एक जंगल में नहीं रह रहे हैं, बिल्कुल उस पे चलते हुए आप फॉरवर्ड मूव करते हैं। मगर हिंदुस्तान जो है वो अपने मसल्स शो करता है, और इस दफा अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान ने उसके मसल्स को थोड़ा सा मरोड़ दिया है। That's right, डॉक्टर साहिबा। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात कर रहे हैं चाइना की, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आपने बोला ना कि वो मसल्स शो करता है, और इस बार जो हमने उनको जवाब दिया है, तो अब शायद वो थोड़ा सा खौफ की फिजा में है, क्योंकि चाइना के साथ उनका रिलेशन, बॉर्डर पर उनके जितनी भी मसाइल होते हैं, इश्तियाल अंगेजियाँ होती हैं, उस तरफ वो रुख भी नहीं करता। वो मसल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को शो करता है। अब हमारे वजीर खारजा साहब मौजूद है चाइना में, दूसरी जानिब अफगान वफ्द भी चाइना में मौजूद है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में डॉक्टर साहबा, अफगानिस्तान का जो किरदार है वो बहुत क्वेश्चनेबल भी है,
इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि जंग के दिनों में हमने सुना था, बीबीसी की खबर है कि वहां पर अफगान वफ्द बैठा हुआ था भारत में जब पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत की थी भारत ने। और फिर अगर हम जाफर एक्सप्रेस की भी बात करते हैं तो उसके अंदर भी हमारे पास वाज़े सबूत मौजूद हैं अफगानिस्तान के मुलव्वस होने के। एब्सोल्युटली, हमारा ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स दोनों के दोनों टेंशन वाले हैं। और इसको हमें अभी हमारे रिसेंटली जो इसाक डार साहब ने वहां पे विजिट किया था, और इन विजिट्स को जारी और सारी रहना चाहिए। देखिए, ऐसे मसाइल जो होते हैं ना, जो ट्रस्ट का फुकदान होता है, वो एक दिन में कभी भी खत्म नहीं होता है। हाँ, ये ब्रिजेस हमें बिल्ड करना पड़ेंगे, एब्सोल्युटली नॉर्मल नहीं होंगे, मगर ये कि आपको ब्रिजेस को बिल्ड करना पड़ता है कि मिसट्रस्ट किस तरह से कम किया जाए। और ये क्योंकि पोरस बॉर्डर है, देखिए ये समझे पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इट इज अ वेरी पोरस बॉर्डर, और ये मामला जारी और सारी रहते हैं। मगर आप इस मिसट्रस्ट को कम करते हैं और ब्रिजेस को बिल्ड करते हैं, तो आपकी डिप्लोमेसी जारी रहना चाहिए। हमें ये फिक्र नहीं करना चाहिए कि अफगानिस्तान का जो लोग हैं वो वहां पे कितने बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अफगानिस्तान का हमारे साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे जब हम उनके मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज को रखे हुए थे। अभी वो हमसे कुछ नाला है, ठीक है, वो ना, मगर वो हमारी नेबरिंग कंट्री है, वो हमारी नेबरिंग कंट्री है। वी हैव गॉट टू टेक एवरी एफर्ट एंड एवरी मेजर कि हम डिप्लोमेटिकली ये मिसट्रस्ट को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। आई थिंक वी शुड कंटिन्यू टू डू दैट। और अभी देखिए, हम वहां पे गए चीन के पास, तो ट्राइलैटरल जो है ये टॉक्स होंगी, ये किस तरह से होंगी, अभी आप देखेंगी ये पूरे के पूरे खित्ते के अंदर ये बहुत सारी डिप्लोमेसी होगी। और आप एक चीज और देखेंगी, एक चीज और देखेंगी, देखिए ये जो एक ट्रस्ट का लेवल बिटवीन पाकिस्तान, अल्लाह करे, बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स, और ये जो ब्रिजेस बिल्ड हो रहे हैं बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड पाकिस्तान, एंड और ये अगर ये सिक्योरिटी से ज्यादा आगे बढ़ गए, ट्रेड हुआ, और आप देखेंगे कि एक मिसट्रस्ट और ये जो एलिगेशंस इंडिया से हो रहे हैं, तो आई थिंक जो ट्रम्प साहब की भी एक रवैया बदला है टुवर्ड्स साउथ एशिया, वरना बड़ी लॉपसाइडेड रवैया था अमेरिका का बहुत अरसे से। तो कुछ चीजें तब्दील होंगी। मैं ये नहीं कह रही कि अमेरिका जो है वो पूरे का पूरा प्रो हो जाएगा, बिल्कुल, लेकिन वही बात है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। हमें अपनी एफर्ट्स को कहीं रोकना नहीं चाहिए, कहीं ब्रेक नहीं लगाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर खालिदा गौस साहिबा, आपके वक्त का माहिर आलमी अमूर है, हमसे गुफ्तगू कर रही थी हालिया इस पूरी सिचुएशन के ऊपर, खित्ते की सिक्योरिटी के मामलात पर, और इस साथ पाकिस्तान को आगे बढ़कर दुनिया के साथ अब बात कैसे करनी है, पाकिस्तान को अपना नैरेटिव कैसे बिल्ड करना है, मकबूजा कश्मीर के इशू पर कैसे बात करनी है, और भारत को किस तरह से जवाब देना है। इसके साथ ही सबसे जो बड़ी खबर आज की हमने आपके साथ ब्रेक की थी, शो के दूसरे हिस्से में हम कुछ उस खबर की डिटेल पे बात करते हैं कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि सिपाही सालार को ये ओहदा दिया गया है अब फील्ड मार्शल का, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब ये जो ओहदा दिया गया है ये असल में होता क्या है, इस हवाले से भी क्वेश्चंस हैं, ये क्यों दिया जाता है, इसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं, तो अब कुछ हम उसकी डिटेल्स में भी आ जाते हैं। फील्ड मार्शल एक आला तरीन फौजी ओहदा होता है जो आम तौर पर किसी भी मुल्क की बर्री फौज में किसी शख्स को दिया जाता है, और ये ओहदा जनरल से भी ऊपर होता है, और अक्सर ये ओहदा एजाजी तौर पर दिया जाता है, खुसूसन उन अफसरान को जिन्होंने जंगों में गैर मामूली खिदमात अंजाम दी हो या फिर मुल्क की दिफा में कोई बड़ा अहम किरदार अदा किया हो। आज वफाकी हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी, और इससे कबल मुल्क में सिर्फ एक शख्सियत को, याद रहे कि सिर्फ एक शख्सियत को यह ओहदा दिया गया था, और वो सदर जनरल मोहम्मद अयूब खान थे, जिन्हें 1959 में ये ओहदा दिया गया था। फील्ड मार्शल का ये एजाज मुसल्लह अफवाज में गैर मामूली और मिसाली क़यादत के तनाजुर में दिया जाता है, और इस ओहदे के साथ किसी खास कमान की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि ये एजाज की अलामत होता है। फील्ड मार्शल आर्मी में जनरल के रैंक से ऊपर से बड़ा एक ओहदा होता है। फील्ड मार्शल आर्मी अफसरान में सबसे ज्यादा सीनियर 5 स्टार अफसर होता है, और ये क्लैरिटी हमें मिल गई है इस रिपोर्ट के बाद कि ये एक एजाजी ओहदा होता है 5 स्टार के साथ, जो किसी जनरल को दिया जाता है जब उसने जंग में गैर मामूली खिदमात अंजाम दी हो, और इससे ये ओहदा एजाजी तौर पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को दिया गया। नाज़रीन, इसके साथ ही शो का वक्त खत्म हो। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।